गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपने क्लास कक्षा 10वीं में इसका प्रस्तावना इंट्रोडक्शन देखा होगा। निर्देशांक ज्यामिति होता है ज्यामिति का वह पाठ है जिसमें उसके किसी बिंदु का निर्देश को मान करके बिंदु को हम किसी निर्देश रेखा के सापेक्ष क्या उसका निर्देश बिंदु है, उस निर्देश बिंदु के आधार पर उसकी व्याख्या करना। उदाहरण के तौर पे आप 10वीं में इसको जान रहे हैं, पढ़ाए होंगे आपके टीचर। जैसे ये एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस। ये एक्स इधर एक्स डैश लिखते हैं, इधर वाई डैश लिखते हैं, और ये इनका कटन बिंदु को ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। यहाँ से इकाई डिस्टेंस पे 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके इधर बढ़ते जाता है। इधर -1 -2 -3 करके -इन्फिनिटी तक इधर जाता है। ये एक संख्या रेखा ही होता है। छोटे क्लास में 7-8 में आप संख्या रेखा बनाए होंगे। और एक दूसरी संख्या रेखा होता है वाई एक्सिस पर, ये 1 2 3 ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, -1 -2 -3 -4 नीचे की ओर बढ़ते जाएगा। अब निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है इसी निर्देशांक जो दिया गया है उसके आधार पे बिना चित्र बनाए कैलकुलेशन करना या व्याख्या करना। तो कोई भी आप 9वीं 10वीं में प्रमेय पढ़े हैं कि जैसे वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये सबको भी निर्देशांक ज्यामिति से सिद्ध किया जा सकता है। ये है कि आपको पेंसिल स्केल और चांदा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु लेता हूँ तो इस बिंदु का निर्देशांक इधर 10वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे कि एक्स एक्सिस में यदि कोई बिंदु है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है, और वाई एक्सिस में कोई बिंदु है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है। यहाँ पर एक बिंदु है जो एक्स डायरेक्शन में 2 और वाई डायरेक्शन में जाने पे 2 पे है, तो इसका निर्देशांक 2 हो गया। एक मैं बिंदु यहाँ पे लेता हूँ ऐसे करके, एक्स डायरेक्शन में जाने पे 5 पे है और वाई डायरेक्शन में जाने पे 3 पे है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि मेरे को निकालना है, तो छोटे क्लासों में 6-7 में क्या करते, बढ़िया एक 7 वाला पेंसिल लेते, एक बढ़िया स्केल लेते, यहाँ एक सिरे को देखते, दूसरे सिरे को देखते कहाँ पर है, इसके बाद इसका डिस्टेंस आप निकालते। उसमें भी आपका मिस्टेक हो जाता है, आपके टीचर बोलते कि नहीं पूरा सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया गया है। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको देखिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 2 बिंदु है, इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1 और इसको मान लेता हूँ x2 y2। तो इनकी बीच की दूरी एक p है, मान लो एक q है, तो इनकी बीच की दूरी pq इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की सूत्र है। अब इसमें हम मान रख देते हैं। देखें तो x2 की जगह 5 है और x1 की जगह 2 है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह 3 है और y1 की जगह 2 है, तो 3 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 और 3 - 1 यानी 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया वर्गमूल 10 इकाई। तो इस प्रकार वर्गमूल 10 इकाई हो गया। यदि आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो वर्गमूल निकाल के डेसिमल में भी बता सकते हैं एक्यूरेट वैल्यू। तो ये होता है निर्देशांक ज्यामिति। आपको ये सब कैलकुलेशन करने की स्केल पेंसिल की जरूरत नहीं है। निर्देशांक आपको दिया जाएगा कि 2 बिंदु जिनके निर्देशांक 2 2 और 5 3 है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई थी, इस फार्मूला से दूरी आप निकाल सकते हैं। इसको कक्षा 10वीं में भी पढ़े हैं। उसके बाद ये तो हुआ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। इसमें और जैसे बीच की दूरी निकालने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको अननोन क्वांटिटी में हो, तो उसको आपको अननोन क्वांटिटी को सॉल्व करने का तरीका फार्मूला को ध्यान में रख करके कर सकते हैं। वैसे क्या है कि क्लास 10 में आप दूरी सीखे हैं, तो आगे हम इसमें और देखते हैं कि विभाजन सूत्र देखते हैं इसमें। अच्छा, दूरी का क्या उपयोग है, दूरी सूत्र का इसको पहले बता देते हैं। दूरी सूत्र का उपयोग ये है कि आपको क्लास 10वीं में भी रहा होगा कि कोई भी 3 बिंदु दिया जाएगा, जैसे बनने वाले त्रिभुज है तो वो समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज मतलब आप करेंगे तीनों भुजाओं का माप को निकालेंगे, तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों भुजाओं का माप बराबर, तब वो समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान और विकर्ण असमान होगा। लेकिन आमने सामने की भुजा निकाले और समान हुआ, लेकिन विकर्ण असमान हो गए तो समांतर है। उसके बाद यदि आमने सामने की भुजाएं समान हैं और विकर्ण भी समान हैं, उस समय वो आयत हो जाएगा और होता है एक समचतुर्भुज। आयत ऐसे बनता है, समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है। वैसे समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान, ये दूरी सूत्र के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। चारों भुजाएं समान और विकर्ण असमान है, लेकिन
विकर्ण असमान होता है इसमें, और वर्ग में चारों भुजाएं समान होता है और विकर्ण भी समान होता है, तब वो वर्ग होता है। इस प्रकार मतलब दूरी निकाल करके चारों भुजाएं निकाले समान हो गया, फिर विकर्ण निकाले असमान हो गया तो समचतुर्भुज कहेंगे। चारों भुजाएं निकाले समान हो गया और विकर्ण भी समान हो गया तो वर्ग है कहेंगे। तो इस प्रकार दूरी सूत्र का उपयोग किया जा सकता है कैलकुलेशन के लिए। फिर हम आगे देखते हैं इसमें विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब यह है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को तीसरा बिंदु कैसे विभाजित करता है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, एक दूसरा बिंदु है जिसका x2 y2 है निर्देशांक, ये Q है मान लीजिए, इसके बीच में एक R बिंदु है, इसका निर्देशांक x और y है। तो ये जो बीच का बिंदु है ये इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। इधर के पार्ट का अनुपात मतलब ये m1 दूरी है और m2 दूरी है, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि PR अपान QR इक्वल टू m1 अपान m2 है, अनुपात है, अनुपात इनका इक्वल है। तो उस समय जो R के निर्देशांक होगा, x निर्देशांक, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होगा, और y निर्देशांक होगा वो m1 y2, यहाँ से m1 करेंगे तो इधर का y2 लेंगे, प्लस m2 लेंगे इधर का तो इधर का y1 लेंगे। वैसे x में भी है m1 प्लस m2। इसको कहा जाता है अंतः विभाजन, इसको कहा जाता है अंतः विभाजन, क्योंकि R जो है P और Q के अंदर में है, R जो है P और Q के अंदर में है तो उसका अंतः विभाजन कहेंगे। और क्या फ़र्क पड़ेगा यदि वो बाहर में है, यदि वो बाहर में है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यदि वो बाहर में है तो फ़र्क ये पड़ेगा कि बीच में माइनस साइन आ जाएगा। जैसे कि R बाहर में कहने का मतलब ये है कि इधर P है, इधर Q है और R इनके बाहर में ऐसे है, तो अब की बार P से R तक और Q से R तक का अनुपात यदि m1 अपान m2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, इनका जो रेशो है m1 अपान m2 है, उस समय x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, एंड y हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, यानी m2 की जगह माइनस m2 लिख देना है, m2 की जगह माइनस m2 लिख देंगे तो फार्मूला वही रहेगा विभाजन सूत्र का, विभाजन सूत्र का फार्मूला वही रहेगा। तो देखिए इसमें आगे जैसे कुछ क्वेश्चन है जिसको हो सकता है आपको विभाजन सूत्र का क्वेश्चन कैलकुलेशन में ना हो एक्सरसाइज में, तो हम यहाँ से बता देते हैं। 2 - 3 1 5 6, जैसे अभी तक फार्मूला हम आपको बता रहे थे, तो इसका एक एग्जाम्पल हम बताते हैं जो विभाजन सूत्र है उसका। इसमें दिया हुआ है 2 - 3 5 6 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। 2 - 3 तथा 5 6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ये प्रश्न है। तो देखिए अभी हमने विभाजन सूत्र बताया कि यहाँ पर जैसे ये ऐसे करके x अक्ष है, चित्र एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं है। 2 - 3 माने इधर का बिंदु हो गया और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5 6 हो गया इधर, और ये 2 - 3 हो गया। x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करते हैं, x अक्ष गए, ये P है ये Q है, हमको इसका निर्देशांक चाहिए, हमको इसका निर्देशांक चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए ये क्या है, डायरेक्ट सिंपल जो क्वेश्चन होता है किस अनुपात में विभाजित करता है उसको तो आप निकाल ही सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 से। तो यहाँ पर उससे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है, आपको अनुपात पूछा गया है, तो इस अनुपात को हम लिख लेते हैं m1 अनुपात m2। जब m1 अपान m2 में विभाजित करता है, m1 m2 को निकालना है, यदि m1 m2 मालूम रहता तो ये निर्देशांक को निकालते। तो यहाँ पर कोई निर्देशांक को हम जानते हैं क्या, यहाँ पर कोई निर्देशांक को हम जानते हैं क्या कि माना 2 - 3 तथा 5 6 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष को R पर काटती है, तो उसका निर्देशांक को हम a0 ले सकते हैं। R का निर्देशांक a0 हो सकता है, क्योंकि कोई भी बिंदु जो x अक्ष पर है उसका y निर्देशांक 0 होता है। तो 0 होता है तो 0 जो है y निर्देशांक है, ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। जब ऐसे अनुपात निकालने को कहा जाएगा तो आप ये नहीं सोचना है कि अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन
जब आप आंसर निकालते रहोगे उस समय m1 अपन m2 को माने धनात्मक है तो अंतर विभाजन है, अनंतर का हम ले लेंगे सूत्र को तो, और यदि उस समय माइनस आ जाएगा तो बाह्य विभाजन है, ऐसे ही पता चल जाएगा। तो इसकी जगह 0 है y निर्देशांक, इस बिंदु जो ले रहे हैं x अक्ष पर उसका निर्देशांक 0 है, y की जगह 0 लिख देंगे। इधर को m1 माने तो m1 इंटू y2 मतलब 6 आ जाएगा, 6m1, और m2 के साथ ही जाए -3m2 आ जाएगा, यहाँ y की जगह -3 y1 की जगह माइनस लिख भी देते हैं, x1 y1 x2 y2, तो ये -3 m1 y2 तो 6y1 हो गया, और इधर -3 m2 y1 तो -3 m2 अपान m1 प्लस m2, तो त्रिया गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 = 6m1 -3 m2, इधर हो जाएगा -6m1 = -3m2, 6 को इधर ले आए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m1 अपान m2 को इधर लाएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे तो 3/6 = 1/2, मीन्स m1 की जगह 1 और m2 की जगह 2 आएगा। ये तो पता चल गया कि किस अनुपात में विभाजित करता है। आगे इसमें ये भी बोल सकता है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से x अक्ष को पार करता है। यदि बिंदु बोलेगा तो अनुपात हमको पता चल गया तो इसका y निर्देशांक a को निकाला जा सकता है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, फिर भी मैं आगे का बता रहा हूँ कि यदि इस क्वेश्चन में ऐसा बोल देता कि 2 - 3 तथा 5 6 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष के किस बिंदु पर मिलता है, ऐसे यदि बोला जाएगा तो सबसे पहले y निर्देशांक 0 होने की वजह से उसके अनुपात को निकालेंगे, फिर इस अनुपात के मान को रख करके हम x निर्देशांक का मान को निकाल सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे करके। तो ये हो जाएगा m1 की जगह 1 है और x2 की जगह 5 है, तो 5 × 1 प्लस m2 की जगह 2 है और x1 की जगह 2 है, 2 × 2 अपॉन 1 + 2, तो 5 + 4/3 9/3 = 3। तो एक अक्ष का जो बिंदु है 3 0 से क्रॉस होकर के जाएगा इसको मिलाने वाली रेखा, ये जो 2 - 3 और 5 6 को मिलाने वाली रेखा एक अक्ष को 3 0 पर से इंटरसेक्ट करके जाएगा। ये हुआ विभाजन सूत्र का उपयोग। ऐसे ही हो सकता है 10वीं में आप लोग पढ़े होंगे, इसीलिए छोटा छोटा दिया है, त्रिभुज का केंद्रक एवं अंतः केंद्र। तो जैसे ये कोई त्रिभुज है, जरूरी नहीं है समबाहु त्रिभुज हो, ABC, इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है, इसका निर्देशांक x3 y3 है। तो केंद्रक की क्या परिभाषा होता है? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को केंद्रक कहते हैं। तो देखिए अंतः केंद्र तो बाद में और कैलकुलेशन में आएगा, केंद्रक क्या हो सकता है आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे तो इसका परिभाषा यहाँ पर दे दिया है, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन ना हो। तो जैसे मैं त्रिभुज, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं विषमबाहु त्रिभुज बना देता हूँ। ये समबाहु त्रिभुज बन गया है, इसमें ऐसा सोचेंगे कि लंब है करके। जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC, इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है, इसका निर्देशांक x3 y3 है। अब A से माने इसके त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को केंद्रक बोलते हैं। तो इसके 3 केंद्रक होंगे। BC का मध्य बिंदु यदि D है तो A से मिलाने वाली रेखा AD इसका एक केंद्रक होगा। उसी प्रकार यदि AC का मध्य बिंदु मैं E ले लूँ तो BE उसका एक केंद्रक हो जाएगा, और इसका मध्य बिंदु F ले लूँ तो CF उसका केंद्रक हो जाएगा। माध्यिका बोलते हैं उसको, रेखा को माध्यिका बोलते हैं। और माध्यिका जहाँ पर कटेंगे, ये जैसे B है, ये CF है, ये BF और CF, ये तीनों क्या हैं, एक बिंदु पर से होकर के जाते हैं। यदि प्रैक्टिकली बनाया जाए तो एक ही बिंदु पर से इंटरसेक्ट होगा ये। तो इसको इसका सेंट्रॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको G से जनरली दर्शाते हैं। ये केंद्रक जो होता है माध्यिका को, ये माध्यिका AD है, माध्यिका BE है और ये माध्यिका CF है। तो ये माध्यिका को ये शीर्ष से जाते हुए इधर से 2 और इधर से 1, शीर्ष से जाते हुए इधर से 2 इधर से 1, शीर्ष से इधर जाएगा तो 2 इधर से 2 इधर से 1 में ही विभाजित करता है। मतलब AG/GD = BG/GE =
CG/GF ये 2:1 में विभाजित करता है। इस 2:1 की डेफिनेशन के द्वारा, जैसे ये मध्य बिंदु है, जैसे विभाजन सूत्र हमने बताया m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि m1 और m2 दोनों बराबर हैं, मतलब इधर m1 इधर m2 लेंगे, ये दोनों बराबर है मध्य बिंदु, मतलब तो m1 m2 को बराबर लेंगे तो ये आगे हो जाता है m1 m2 दोनों की जगह m ले लें तो mx2 + mx1 अपॉन m + m, तो ये m कॉमन आएगा x1 + x2 अपॉन 2m, तो m से m कट जाएगा x1 + x2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। ये भी आप 10वीं में पढ़े होंगे, इसीलिए इस लेवल में आपको इसके क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो x2 + x3/2 यानी y2 + y3/2 निकलेगा। फिर इस मध्य बिंदु के विभाजन सूत्र से इसका सूत्र निकालेंगे सेंट्रॉइड का, तो ये x1 + x2 + x3 केंद्रक का अपॉन 3 y1 + y2 + y3 अपॉन 3 करके प्राप्त होगा। ये होता है त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रॉइड। तो ये केंद्रक का फार्मूला हुआ, इसमें आपका x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान यदि दिया जाएगा तो आप उसके केंद्रक को ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल को देखते हैं। ये तो आपके छोटे क्लासों में इसके क्वेश्चन रहे होंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकालने वाले। त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी क्वेश्चन आपके 10th लेवल में किए होंगे कि कोई त्रिभुज है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, x2 y2 है एंड x3 y3 है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x1 के बाद x2 लेंगे तो 2 आगे तो 3 से स्टार्ट करेंगे y1 - y3, x2 के बाद यहाँ x3 लेंगे तो y को 1 से स्टार्ट करेंगे y1 - y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा और दूरी सूत्र से आप किसी तीन रेखाओं को समरेख सिद्ध किया होगा, तीन रेखाओं को समरेख सिद्ध किया होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल से। अब आगे हम देखते हैं, इसमें एक होता है बिंदु पथ। बिंदु पथ का मतलब होता है कि किसी निश्चित कंडीशन को फुलफिल करने वाला रेखा का समीकरण। जैसे यहाँ पर बिंदु पथ के बारे में भी हम बताएं, बिंदु पथ तो एक कथन आपको दिया जाएगा कि उस बिंदु का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर है, ये दूरी पर है। तो देखिए ये y अक्ष है और ऐसे करके 5 इकाई की दूरी माने 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। 5 इकाई की दूरी पर एक रेखा बना दीजिए ऐसे, y अक्ष है, ये 5 इकाई की दूरी पर है, मतलब y अक्ष के समांतर भी ये लिख सकते हैं, 5 इकाई की दूरी पर है, उसके हर जगह उसको दूरी 5-5 होना चाहिए। तो ये रेखा हो गया। अब इस रेखा का समीकरण क्या होगा? इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x = 5। तो ये इसका बिंदु पथ हुआ, ये इसका बिंदु पथ का समीकरण हो गया और ये इसका बिंदु पथ हुआ कि उस बिंदु का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर है। ऐसे करके इसका बिंदु पथ की परिभाषा और उसका समीकरण को निकाला जाता है। वैसे ही देखते हैं हम इसमें बिंदु पथ पर आधारित कुछ क्वेश्चन यदि दिया है तो देखते हैं कि उस बिंदु को बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जिससे 2 4 और y अक्ष से दूरी सदैव बराबर रहती है। हमको बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, मतलब क्या है कि कथन में आपको दिया जाएगा, उसका समीकरण आपको ज्ञात करना है। उसको बिंदु पथ कहा जाता है कि उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु 2 4 से, उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष से दूरी सदैव बराबर रहती है, ऐसा कथन दिया हुआ है। तो एक बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जिसका 2 4 और y अक्ष, 2 4 y अक्ष से दूरी, ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा कि हम अचर बिंदु को माना x y का 2 4 व y अक्ष से दूरी बराबर है।
ऐसा लिखेंगे। तो 2 4 से दूरी तो सूत्र से निकाल लेंगे। और y एक्सिस से दूरी कैसे निकालेंगे? तो कोई भी जैसे बिंदु होता है, जैसे ये x y इसका निर्देशांक है, मतलब क्या होता है, यहाँ पर लंब डालेंगे तो ये दूरी y होता है और ये दूरी x होता है। तो जो x निर्देशांक होता है वो y एक्सिस से दूरी होता है, और y निर्देशांक होता है वो y एक्सिस से दूरी होता है, सॉरी x एक्सिस से दूरी होता है ना। कोई भी बिंदु जैसे हम x y लिखते हैं तो जो x निर्देशांक होता है उसका x एक्सिस से दूरी होता है, इसको भी 10वीं में आपने देखा होगा। और जो y निर्देशांक होता है वो x एक्सिस से दूरी होता है, x निर्देशांक y एक्सिस से दूरी और y निर्देशांक x एक्सिस से दूरी। तो इसका, इस बिंदु का इससे दूरी x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट। और y एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगा, इसका x निर्देशांक, तो x हो गया। अब दोनों साइड का वर्ग करते हैं तो x - 2 का स्क्वायर y - 4 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y एक्सिस से दूरी x हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, वाई स्क्वायर माइनस 16 8 आ जाएगा, 8y प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y, वाई स्क्वायर माइनस 8y 16 और 4 20 प्लस 4x प्लस 20 इक्वल 0। ये इसका बिंदु पथ हो जाएगा, ये इसका बिंदु पथ हो जाएगा जो हम अभी निकालना चाह रहे हैं। इसको आगे जाकर देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में एक परवलय होता है, इसका ग्राफ यदि बनाएंगे तो y एक्सिस दूरी, इसका प्रत्येक बिंदु का दूरी ऐसे करके मिलते जाएगा, ऐसे इधर से y एक्सिस दूरी हमेशा इसका क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा। 2 0 और यहाँ पर एक 2 0 है, 2 4 होगा, बिंदु इधर है, और ये ऐसा करके दोनों से दूरी निकालते जाएंगे तो बराबर आते जाएगा। इस प्रकार इसको बिंदु पथ कहा जाता है। कुछ कुछ सूत्र हमने आपको अभी दिखाया है। इसके बाद हम आपको बताते हैं किसी रेखा का प्रवणता, रेखा की प्रवणता के बारे में। उसके बाद फिर जैसे जो 10th क्लास में आपने कैलकुलेशन किया है उस कैलकुलेशन को और 11 से रिलेटेड कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे हम। रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता इसको एम से दर्शाते हैं। कोई सरल रेखा, कोई सरल रेखा एक अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तो m इक्वल टू टेन थीटा, यानी टेन थीटा को उसकी प्रवणता कहते हैं, प्रवणता। जैसे ये एक्सिस है, ये कोई सरल रेखा है, ये धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाया, तो इस रेखा की प्रवणता को हम टेन थीटा कहेंगे। ये किसी सरल रेखा की प्रवणता की परिभाषा होता है। टेन थीटा को सिद्ध भी किया जा सकता है। रेखा का ढाल या प्रवणता उसको कहते हैं। तो ये जो है, जैसे आपको कोण दिया जाएगा तो उसकी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई सरल रेखा एक अक्ष की धनात्मक दिशा से यदि 4π/3 π/6 π/6 4π/3 एंड -π/4 ऐसा कोण बना रहा है, धन दिशा से बोल रहा है लेकिन उल्टी दिशा में होगा। जैसे ऐसे कोई रेखा है और यहाँ से π/4 बना रहा है तो इसको -π/4 कहेंगे। कोई सरल रेखा ऐसा बना रहा है, धनात्मक दिशा का कोण नहीं दे रहा है इधर, लेकिन धन दिशा से बोल रहा है और इस दिशा में जा रहा है, इसीलिए उसको -π/4 लिखा है। तो इसकी प्रवणता हो जाएगा 10π/6 इक्वल टू 10/30 का मान 1/√3। इसकी प्रवणता हो जाएगा 10π/4 सेकंड का, तो ये होता है 4π/3 यानी 135 अंश का मान -1। इसका होता है 10 - π/4, त्रिकोणमिति हमने देखा 10 - थीटा -10 थीटा होता है, ये भी -1 हो जाएगा। 10π/4 1 होता है, लेकिन 10 - थीटा -10 थीटा होता है, इसीलिए -1 हो जाएगा इसकी प्रवणता। ये प्रवणता निकालने का क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, जैसे आपको यदि प्रवणता दिया जाएगा तो एक सक्सेस बनाएगा या कोण यदि निकालने को कहा जाता है, तो प्रवणता यदि मान लीजिए 1/√3 दिया है, -√3 दिया है, 1/√3 -√3 दिया है, -1 दिया है, ऐसा दिया हुआ है, और एक सक्सेस के साथ बनाया गया कोण निकालना है, उसका झुकाव निकालना है। तो ये हो जाएगा झुकाव थीटा, टेन थीटा हमको करना है, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, तो टेन थीटा इक्वल टू 10 30 अंश का मान है ये, तो थीटा इक्वल टू π/6, मतलब जिसकी प्रवणता इतनी होगी उसका झुकाव इतना होगा। 10 थीटा इक्वल टू -√3, तो 10 थीटा इक्वल टू -√3, आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, ये 10 120 यानी 2π/3 का मान है, तो इसकी बनाया गया कोण 2π/3 है। 10 थीटा इक्वल टू -1,
-1 तो ये 10 135 है, यानी 3π/4 की वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू 3π/4। ये जो रेखा है एक अक्ष धनात्मक दिशा से 135 अंश का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार कोण दिया है तो प्रवणता ज्ञात करना, और प्रवणता दिया है तो कोण ज्ञात करना हुआ। अब देखिए कोई भी जो सरल रेखा है ये यदि दो बिंदु से गुजरता है तो उसकी प्रवणता, कोई भी सरल रेखा है ये दो बिंदु से गुजरता है जो x1 y1 है और x2 y2 से जाने वाली रेखा की प्रवणता, ये होता है m2 - m1 अपान प्रवणता तो उसका m लिखाएगा, निर्देशांक के रूप में परिभाषित होता है m इक्वल टू y2 - y1 अपान x2 - x1। तो देखिए अब ये तो प्रवणता हो गया। जैसे अब इसमें निकालने के यदि कहा जाता है कुछ क्वेश्चन, जैसे 2 1 और 2 4, 2 1 और 2 4 से जाने वाली रेखा की प्रवणता यदि निकालना चाहें तो y2 मतलब 4 है, माइनस y1 मतलब 1 है, अपान x2 2 है और x1 भी 2 है, तो 3/0 मीन्स इन्फिनिटी। प्रवणता इन्फिनिटी है, मतलब tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स 1090 का मान होता है, मतलब थीटा इक्वल टू π/2। मतलब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, एक अक्ष के लंबवत है, एक अक्ष के लंबवत है। आप बना करके भी देख सकते हो, x 1 2 3 4 ऐसा है, x 2 है 1 2 और y 1 है, यहाँ से ऐसा जाएगा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, और 2 और 4 है तो x 2 और y 4 है, ये तो ये एक अक्ष के लंबवत है, इसीलिए इसकी प्रवणता अनंत आ रहा है। एक अक्ष से वो 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इस प्रकार प्रवणता का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं यदि बिंदु दिया जाएगा तो। देखिए ये प्रवणता का एक विशेष उपयोग है। अभी तक आपने क्लास 10 में ये पढ़ा होगा कि तीन बिंदुओं को समरेख कैसे सिद्ध किया जा सकता है, तीन बिंदु को कैसे समरेख किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा जरूर। तीन समरेख बिंदु पर क्वेश्चन, देखिए अच्छा इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, हाँ चलिए इसको हम देखते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए समरेख है ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस बी एंड बी सी प्लस ए, ऐसे तीन बिंदु हमको दिया गया है, सी प्लस ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी। इसको समरेख सिद्ध करना है हमको, इसको क्या है समरेख सिद्ध करना है। आप क्लास 10 में सिद्ध किए हैं और अभी प्रवणता वाले सिद्धांत से भी सिद्ध कर सकते हैं। तीन बिंदु यदि समरेख हैं, जैसे समरेख सिद्ध करना, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये समरेख है, इसको आप क्लास 10 में सिद्ध किए होंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से मतलब ये होता है कि यदि तीनों बिंदु समरेख हैं तो बड़ी भुजा दो अन्य छोटी भुजाओं के योगफल के बराबर रहेगा। ये आपका पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत ये है समरेख सिद्ध करने के इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। और तीसरा सिद्धांत ये है कि एक ही सरल रेखा है, चाहे इन दोनों के द्वारा प्रवणता निकालें या इन दोनों के द्वारा प्रवणता निकालें, सभी बराबर होंगे। इसके द्वारा भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। समरेख सिद्ध करने का ये तरीका भी है कि उसके प्रवणता के सिद्धांत को लेकर के सिद्ध करना बराबर है करके। तो क्या होता है देखिए कि दो संपाती रेखा होता है, उनकी जो प्रवणता होती है वो समान होता है। दो संपाती रेखा या दो समांतर रेखा होता है, उनकी प्रवणता समान होता है। तो तीनों विधि से हम सिद्ध कर देते हैं। ये ए है मान लो, ये बी है मान लो, ये सी है, तो हम ए बी दूरी निकालते हैं। ए बी दूरी निकालेंगे तो सी माइनस ए का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ये आएगा ए बी दूरी। तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं, तो सी माइनस ए का स्क्वायर और ये हो गया ए माइनस सी का स्क्वायर, बी भी कट गया ये, तो सी माइनस ए और ए माइनस सी दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। देख लीजिए ये हो जाएगा सी माइनस ए का सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हो गया 2c स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2a स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर, तो 2c माइनस a का स्क्वायर
या 2c माइनस ए ऐसे निकलेगा, रूट टू सी माइनस ए। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, यहाँ ए था यहाँ सी था तो सी माइनस ए का निकला, जब इसका निकालेंगे तो सी माइनस बी का निकलेगा। हाँ, बी और सी का, बी और सी कैलकुलेशन करेंगे तो रूट 2 आएगा और बी माइनस सी आ जाएगा यहाँ पर, बी माइनस सी। और उसी प्रकार ए सी करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, सॉरी बी माइनस ए हो जाएगा, रूट 2 बी माइनस ए ऐसे। अब हम इन दोनों छोटी भुजा को जोड़ देते हैं ए बी और बी सी को, जोड़ देते हैं। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 सी माइनस ए प्लस रूट 2 बी माइनस सी। तो रूट 2 सब में से कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, सी कट गया तो ये आ गया रूट 2 बी माइनस ए जो ए सी के इक्वल है। तो इस प्रकार समरेख सिद्ध करने का सबसे पुराना तरीका है कि तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, जो बड़ी दूरी है वो दो छोटी दूरी के योगफल के बराबर होता है। उसका दूसरा मेथड है कि इसके द्वारा जो बना गया त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 ये x3 y1 माइनस y2, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो भी इसकी हम क्या करेंगे, समरेख सिद्ध कर सकते हैं। तो समरेख सिद्ध करने का तरीका में x1 है a, y2 है a प्लस b, y3 है c प्लस a तो माइनस c माइनस a, फिर x2 की जगह c है, y3 है c प्लस a, यहाँ c प्लस a लिखा मैंने, और y1 है b प्लस c तो माइनस b माइनस c, फिर x3 है यहाँ पर b एंड y1 है b प्लस c माइनस y3 तो माइनस c माइनस a, तो यहाँ से देखिए 1/2, यहाँ से a कट गया, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ab माइनस ac, यहाँ से c कट गया, c का मल्टीप्लाई करेंगे तो ac प्लस bc, यहाँ से c कट गया, अच्छा इसको लिखने में y1 लिखे हैं, सॉरी y1 माइनस y3 b प्लस c माइनस y2 आएगा ये, सॉरी माइनस a माइनस b, तो इसमें से b कट गया, b का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस bc माइनस ab ऐसे आएगा। तो ये देखिए ac से कट गया, bc से, ab से कट गया, ये भी 0 आ गया। यानी 3 बिंदु है, उनके बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, मैंने त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, एक ही रेखा में है, इसीलिए उसका क्षेत्रफल 0 आया। तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल कर भी सिद्ध किया कि तीनों समरेख है। समरेख सिद्ध करने का तीसरा तरीका, ये है कि हम AB की प्रवणता निकालते हैं। अभी हमने देखा था AB की प्रवणता मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। A और B यहाँ पर है, B का y कोऑर्डिनेट है a प्लस बी और माइनस इसका तो माइनस b माइनस सी अपॉन c माइनस a, तो b कट गया, ये a माइनस सी है और ये c माइनस a है, इसमें से ऋण चिन्ह कॉमन लेंगे तो c माइनस a और ये भी c माइनस a, ये ऋण 1 के बराबर आ गया इसकी प्रवणता। फिर हम BC की प्रवणता निकालते हैं, BC की प्रवणता निकालेंगे तो y2 है c प्लस a माइनस y1 है a माइनस b और b माइनस c, तो ये c माइनस बी अपॉन b माइनस c, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये भी b माइनस c बन जाएगा, तो ये भी -1 है। तो इस प्रकार AB और BC की प्रवणता समान है, AB व BC की प्रवणता समान है, इसलिए क्या होता है कि ये समरेख हैं। जिनकी प्रवणता समान होगी वो समांतर होते हैं वास्तव में, लेकिन इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ है B, तो जहाँ से B स्टार्ट हो रहा है वहाँ से BC स्टार्ट हो रहा है, AB जहाँ खत्म हो रहा है, इसलिए तीनों समरेख हैं। तो ये हुआ समरेख सिद्ध करने का 3 तरीका अभी तक है, और तरीका आपको मिल सकते हैं आगे जब निर्देशांक ज्यामिति में अलग अलग सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति के विभिन्न आपको सिद्धांत मिलेंगे और उससे अलग अलग तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। निर्देशांक ज्यामिति में ये आपको सभी सूत्र पता हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है किसी रेखा की प्रवणता है, जैसे कि मान लीजिए ये रेखा है और ये रेखा है, इस रेखा की प्रवणता m1 है, इस रेखा की प्रवणता m2 है, तो इनके बीच के कोण को निकाला जा सकता है। तो देखिए इनके बीच का कोण तो 2 प्रकार से बन गया है, एक यहाँ पे बन रहा है और उसी के बराबर इधर है, 4 कोण बन रहे हैं इनके बीच में, एक यहाँ बना एक यहाँ बना, ये दोनों बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा कोण इधर बना और एक कोण इधर बना, तो ये भी दोनों बराबर है।
जब हम निकाल रहे हैं तो कौन सा कोण हमसे निकल रहा है ये कैसे पता चलेगा? देखिए इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता क्या होता है? प्रवणता m1 इक्वल टू टेन थीटा वन। टेन थीटा वन का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं इमेजिन करूँ एक अक्ष ऐसे गुजर रहा है, तो इसकी प्रवणता m1 है, मतलब एक अक्ष से ये थीटा वन का कोण बना रहा है, पहली रेखा। दूसरी प्रवणता की m2 है, मतलब ये m1 इक्वल टू टेन थीटा वन है, m1 जो है m1 के मान, और m2 का मतलब है कि एक अक्ष धनात्मक दिशा से ये थीटा कोण बना रहा है, तो m2 इक्वल टू टेन थीटा टू होगा ऐसे। तो एक सक्सेस बनाया गया कोण हुआ, तो थीटा टू में से ये कोण थीटा, यदि यहाँ से यहाँ तक बनाया गया कोण थीटा टू है, तो ये m2 इक्वल टू टेन थीटा टू, और ये थीटा वन है तो m1 इक्वल टू टेन थीटा वन। तो थीटा टू में से थीटा वन को माइनस करेंगे तब इनके बीच का कोण थीटा निकलेगा, थीटा इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन। अब टेन a माइनस बी का फार्मूला लगाने से फार्मूला निकला हुआ है, इनके बीच का कोण टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा टू माइनस थीटा वन। आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, ये बराबर है टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन अपान वन प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा वन। इसमें हम इसके प्रवणता के टर्म्स में लिखें तो इनके बीच का कोण थीटा टू की जगह हमको रखना है m2, टेन थीटा टू की जगह ये माइनस थीटा वन अपान वन प्लस m1 m2। ये इनके बीच का कोण मैंने निकाल दिया, लेकिन ये m1 m2 धनात्मक है कि ऋणात्मक है, आप चित्र कैसे बनाए हैं, कैसे किए हैं, ये सब में कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि दो रेखाओं के बीच में दो कोण बनता है, एक न्यून कोण होता है, एक अधिक कोण होता है। ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, इसमें से कौन सा निकला है? यदि ये धनात्मक आया है तो ये न्यून कोण है, और ऋणात्मक आया है तो अधिक कोण है। इसीलिए इसका एक्यूरेट मान जानने के लिए इस पर मॉड लगा देंगे। टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 का मॉड करेंगे तो हमेशा न्यून कोण निकलेगा। इनके बीच का अधिक कोण को निकालना है तो 180 से न्यून कोण को माइनस करेंगे 180 अंश से, तो इनका अधिक कोण का मान निकलेगा। तो क्लास 10 से लेकर के ये जो आपका दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना, क्लास 10 में जितने पढ़े हैं उससे ये आगे अब बढ़ रहा है निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10 में इसके पहले के पार्ट को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है। समरेख सिद्ध करने का मैंने बता दिया है कि प्रवणता का उपयोग करके समरेख सिद्ध किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए x माइनस 1 2 1 4 5 समरेख है, 2 1 4 5 समरेख है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये इसको आप दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं, और प्रवणता से भी निकाल सकते हैं। एक को a मानेंगे, एक को b मानेंगे, एक को c मानेंगे कि a b व c समरेख हैं, अतः AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता। AB की प्रवणता निकालेंगे तो y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस माइनस 1 एंड 2 माइनस एक्स। BC की प्रवणता निकालेंगे तो 5 माइनस 1 अपान 4 माइनस 2। तो ये 1 प्लस 1 हो गया, 2 माइनस एक्स हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से 2 कटेगा, ये भी 2 हो गया, 2 अपान 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो 2 इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 2x, 2x इधर ले जाइए, 2x इक्वल टू 4 माइनस 2, 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए ये बिंदु क्या होंगे, समरेख होंगे। x इक्वल टू जब 1 होगा उस समय ये समरेख होगा। उसके बाद देखिए प्रवणता के प्रयोग से दर्शायक बिंदु आयत के वर्ग। अच्छा हाँ, प्रवणता के द्वारा क्या होता है कि कोई अभी जैसे दो बिंदुओं का हमने बीच का कोण निकाला, उनके बीच का कोण टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 लिखा। तो रेखाएं यदि समांतर हैं, रेखाएं समांतर है तो थीटा 0 होगा, टेन 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 होगा, तो 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 हो जाएगा, या m1 इक्वल टू m2। तो समांतर रेखाओं का प्रवणता क्या होता है, समान होता है। और रेखाएं यदि लंबवत है, रेखाएं यदि लंबवत है तो 1090 होगा, 1090 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। तो ये 1 अपान इन्फिनिटी होता है, या 1 अपान 0, सॉरी 1090 इन्फिनिटी होता है, जिसको 1 अपान 0 लिखेंगे, वो m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, या m1 m2 इक्वल टू माइनस 1।
तो यदि दो रेखाओं का प्रवणता समान है तो समांतर है, और दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल यदि -1 है तो वो लंबवत है। ऐसे करके हम सिद्ध कर सकते हैं। अब जैसे दो रेखाओं का प्रवणता निकालेंगे तो प्रवणता विधि से किसी को आयत किसी को वर्ग भी सिद्ध किया जा सकता है। इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है जिसमें बिंदु A है 4, 3 है, B है 6, 4 है, एंड C है 5, 6 है, C 5, 6 है और D 3, 5 है। ऐसा हमको बिंदु दिया गया है और हमको सिद्ध करना है ABCD वर्ग है। ABCD वर्ग है ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो देखिए प्रवणता विधि से सिद्ध किया जा सकता है। वर्ग में क्या होगा कि चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण भी समान होता है, दूरी सूत्र सिद्ध कर सकते हैं। और प्रवणता विधि से सिद्ध करेंगे तो हम AB की प्रवणता निकालते हैं। अच्छा, इनके चारों कोण को 90 अंश भी सिद्ध किया जा सकता है। फिर हाँ, चारों कोण 90 अंश होगा और 90 अंश के द्वारा सिद्ध करके इनका एक भुजा को समान बताया, दो क्रमागत भुजाओं को समान बता दें तो भी वर्ग हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि आमने सामने का जो ये है, जैसे AB और इधर CD, तो AB की प्रवणता निकालते हैं। AB की प्रवणता हो जाएगा 4 - 3 अपॉन 6 - 4 इक्वल टू 1/2। अब CD की प्रवणता निकालते हैं तो 5 - 6 अपॉन 3 - 5 इक्वल टू -1 - 2, तो 1/2 ये भी आ गया। तो AB समांतर CD है। फिर AC की प्रवणता निकालते हैं। AC की प्रवणता निकालेंगे तो 6 - 3 अपॉन 5 - 4, तो ये 3 आ गया। AC के बाद अब BD की निकालते हैं। BD की प्रवणता निकालेंगे तो 5 - 4 अपॉन 3 - 6, BD 3 - 6, तो ये हो जाएगा 1/-3। तो AC और BD, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन में लिखने में कुछ मिस्टेक हो सकता है। 4, 3, 6, 4, 5, 6, 3, 5 वर्ग के 6 हैं, BD 5 - 4। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए इसमें जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्या है कि प्रिंटिंग मिस्टेक भी कभी कभी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि ज्यामिति के कोई भी प्रमेय है, उस प्रमेय को हम निर्देशांक ज्यामिति से आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। बीच का कोण समकोण होता है। सिद्ध कीजिए कि वर्ग के विकर्णों के बीच का कोण समकोण होता है। वर्ग के विकर्णों के बीच कोण समकोण होता है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो देखिए ये जनरल स्टेटमेंट है। अब ज्यामिति के द्वारा इसके विभिन्न इसको उपयोग करके कर सकते हैं। यहाँ पर हम निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा हम एक वर्ग बनाएंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हम प्रथम चतुर्थांश में ऐसा करके एक वर्ग बना देते हैं। तो ये इसका एक शीर्ष मूल बिंदु के लिए है तो ये 0, 0 होगा। इसके यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी एक भुजा की लंबाई a है। तो यहाँ पर जो O है और यहाँ a है, तो a का निर्देशांक को हम a0 ले सकते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए b है और यहाँ पर c है, तो ये y अक्ष में है तो y निर्देशांक x निर्देशांक 0 होगा, और वर्ग है तो इसकी दूरी a है तो इसकी भी दूरी होगा, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक b होगा। अब b का निर्देशांक लेने के लिए यदि हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो x निर्देशांक a और y निर्देशांक भी a होगा। इसका निर्देशांक a हो जाएगा। अब हमको सिद्ध करना है कि जो विकर्ण है, जैसे ये विकर्ण OB और ये विकर्ण AC, इनका बीच का कोण 90 अंश है। ये सिद्ध करना है तो हम OB की प्रवणता निकालते हैं। OB की प्रवणता a - 0 a - 0 a - 0 अपॉन a - 0 इक्वल टू 1।
फिर निकालते हैं AC की प्रवणता। AC की प्रवणता 0 माइनस बी, अच्छा A और B है, सॉरी ये A माइनस 0, ये B माइनस 0 है। ये B था, यहाँ से यहाँ तक A है तो एक, और यहाँ से यहाँ तक B, अच्छा सॉरी वर्ग है, A 0 आएगा, इसको 0 A आएगा, ये वाला A रहेगा, वर्ग है तो इसकी प्रवणता निकालेंगे तो 0 माइनस A और A माइनस 0, 0 माइनस A माइनस 0, तो ये 1 आया, माइनस 1 आया। इसकी प्रवणता M1 है, इसकी प्रवणता M2 है। अब M1 इंटू M2 इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो दो रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल यदि माइनस 1 है तो ये क्या है, परस्पर लंबवत है करके सिद्ध हो गया। और दो रेखाओं की प्रवणता यदि समान आता तो वो परस्पर क्या है, समांतर होता। तो इस प्रकार निरसांक ज्यामिति की शुरुआत है। हम अगले लेक्चर में और निरसांक ज्यामिति और ये समांतर कोण और लंबवत कोण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।